हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लैब तक 07 पे। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूरो और स्पाइनल सर्जन डॉक्टर संजय कुमार सर, जो वाइस चेयरमैन है और मेडिकल डायरेक्टर पारस हॉस्पिटल रांची से। तो सर से आज हम लोग बात करेंगे ब्रेन हेमरेज पे। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्रेन हेमरेज क्या है और ब्रेन हेमरेज आने पे क्या होता है। ब्रेन हैमरेज को आजकल ब्रेन अटैक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जिस तरह से हार्ट अटैक लोग बोलते हैं तो हमेशा अलर्ट हो जाते हैं। और ब्रेन हैमरेज या ब्रेन स्ट्रोक या लकवा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे शब्द अब गायब हो जाने चाहिए और ब्रेन अटैक शब्द की इस्तेमाल लोगों में करनी चाहिए। ब्रेन हैमरेज क्या है? ये जैसे हैमरेज मतलब ब्लीडिंग, तो ब्रेन के अंदर किसी प्रकार की ब्लीडिंग अगर हो गई तो उसे ब्रेन हैमरेज कहते हैं। और ये जैसे ब्रेन स्ट्रोक होता है, उसके दो तरह के ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। एक होते हैं जो कि खून की नली में किसी प्रकार की क्लॉट फंस जाना और नली से रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है और आगे ब्लड सप्लाई नहीं होती है। जिस भाग में ब्लड सप्लाई ब्रेन की नहीं होती है वो मृत प्राय हो जाता है, वो टिश्यूज़ डेड हो जाती है, तो उसके जो फंक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और उसमें या तो मरीज का बोलचाल बंद होना या एक साइड अंग में पैरालिसिस होना, जिसे आम भाषा में लकवा कहते हैं। तो वो ये जो है खून की नली बंद हो जाना, ये इसको इश्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं या ब्रेन इन्फार्क्ट बोलते हैं। दूसरी जो है वो ब्रेन हैमरेज है। ब्रेन हैमरेज 15% लोगों में होती है और 85% लोगों में ये दूसरी वाली होती है, जो कि खून की सप्लाई बंद हो जाती है। तो ब्रेन हैमरेज नॉर्मली जो है खून की नली फट जाने के कारण ब्लड का क्लॉट जमा हो जाना ब्रेन के अंदर, इसको ब्रेन हैमरेज कहते हैं। सर, इसका मुख्य कारण और लक्षण क्या है ब्रेन हेमरेज का? देखिए, जैसे अभी दोनों भी कारण है। एक तो कोई भी खून की नली या कोई भी नली अगर फटती है तो कॉमन सेंस है कि उसके अंदर की प्रेशर बढ़ी होगी। तो हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन कॉज है और बहुत समय तक या तो हाई ब्लड प्रेशर मालूम नहीं, या बहुत लोग का कहना होता है कि हम तो दवा खा रहे हैं, लेकिन दवा खा रहे हैं और आप नापते नहीं हैं तो दवा कारगर नहीं है। तो दोनों भी कंडीशन में या तो दवा आपने खाया नहीं या आपको पता ही नहीं है, या दवा खा रहे हैं तो आपको ये नहीं मालूम कि दवा से कंट्रोल है कि नहीं। और तीसरी चीज़ कि कभी कभी एक आध दिन छोड़ दिए, भूल गए, शादी में चले गए, फंक्शन में चले गए, ट्रैवल कर रहे हैं, भूल गए, ये भी नहीं होना है, क्योंकि एक कांस्टेंट ब्लड प्रेशर की लेवल मेंटेन होनी चाहिए बॉडी में। तो ये कारण है ब्रेन हैमरेज के। और भी कुछ कारण है, जैसे खून की नली में कोई विकार आ जाती है, जैसे कि एक बैलून की फॉर्मेशन हो जाती है जिसे हम एनेरिज्म कहते हैं। ये बचपन से हो सकता है, बहुत बार देखा होगा आपने, 10-15 साल के बच्चों में, 25 साल के यंग एज में हो जाता है। ये हाई ब्लड प्रेशर हो कोई ज़रूरी नहीं है, ये वो वाली विकार होती है। ऐसे छोटे छोटे खून की नली में जो मालफॉर्मेशंस होते हैं या खून की नली में गुच्छा हो बन जाना और वो वहाँ से ब्लीडिंग हो जाना, लीक कर जाना, उसे भी सबअरेक्नॉइड हैमरेज कहते हैं। और जो बड़ी वाली होती है हाई ब्लड प्रेशर कारण, उसे हेमाटोमा के रूप में जानते हैं। तो ब्रेन हैमरेज के ये कारण है। और जो दूसरी प्रकार की जो मैंने बताया अभी आपको कि इन्फार्क्ट बोलते हैं या इश्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, तो उसके वही कारण हैं जो हार्ट अटैक के कारण है। हार्ट अटैक में खून की नली जाम हो जाती है, जिसके कारण कि हार्ट की पंपिंग बंद हो जाती है, बीपी कम हो जाती है, चेस्ट में पेन होता है, पसीना होता है। ब्रेन में अगर जो खून, अब सवाल ये है कि खून की नली में ये ब्लॉकेज आती क्यों है, चाहे हार्ट की नली में हो चाहे ब्रेन की नली में हो। खून गाढ़ा हो जाती है और खून की जो फ्लो है, जो प्रवाह है, वो बंद हो जाती है, कम हो जाती है। तो जहाँ तक वो फ्लो कर पाता है वहाँ तक जाता है, उसके आगे वो नहीं जा पाता है। तो आपने देखा होगा कि हार्ट के पेशेंट्स को भी जिन्हें एंजियोप्लास्टी की जाती है, वो एंजियोप्लास्टी क्यों की जाती है? खून की नली पतली हो जाती है और कोई क्लॉट आके फंस गई तो उसे स्टेंट डाल के चौड़ा कर दिया जाता है, जिसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। ब्रेन में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जो कारण, कुछ कारण ऐसे हैं जैसे किसी परिवार में ब्रेन स्ट्रोक चलता आ रहा हो, या हार्ट की जो स्ट्रोक है, हार्ट अटैक, वो भी चलती आ रही हो। दूसरा, कुछ ऐसे देश हैं या भारत के कहीं कुछ अलग अलग राज्य हैं। फिर कुछ ऐसे कारण हैं जो आपके कंट्रोल में है, जैसे मोटापा, फिर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, उसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल,
स्मोकिंग, अल्कोहल और इस तरह के और भी छोटे छोटे अन्य बहुत सारे कारण, ये मुख्य 4-5 कारण। एक भी अगर है तो काफ़ी है, अगर ये 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये 4-5 कारण अगर हैं तो समझ लीजिए कि निश्चित रूप से ऐसे पेशेंट्स को ब्रेन या हार्ट स्ट्रोक की तरफ वो अग्रसर हैं। इन्हें निश्चित रूप से डॉक्टर से मिलके अपने सारे फैक्टर्स को कंट्रोल में रखनी चाहिए और रेगुलर मॉनिटर भी करनी चाहिए। तो ये मुख्य कारण है। और एक अभी तो आजकल स्ट्रेस उसमें ऐड हो जाती है, स्ट्रेस, तो ये सारे चीज़ मिला के ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। सर, ब्रेन ब्लीड में से क्या समस्या होती है और ये कब तक होता रहता है ये? ब्रेन ब्लीड जैसे कैसे जाने कि ब्रेन हैमरेज हो गया है? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक मैंने बताया 2 प्रकार की होती है, एक ब्रेन हैमरेज और एक इश्केमिक स्ट्रोक। दूसरी वाली जो है ये धीरे धीरे होगा, हाथ में झिंझिनी हो गई, सूनापन हो गया, या फिर एक अंग में पैरालिसिस आ रही है या आई चलेगी 2 दिन बाद फिर से आ गई, ये स्लो होगा। जो खून जाम होने वाली है, अगर बड़ा खून का टुकड़ा फंस गया तो सिम्टम्स जल्दी आएंगे। ब्रेन हैमरेज में सिम्टम्स जल्दी आते हैं क्योंकि वहाँ तो हैमरेज हो गया। समझिए कि ब्रेन के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट की तरह होती है, वो बहुत ज़ोर से हाई प्रेशर में ब्लीडिंग होती है, और जो ब्लड निकलता है, ब्लड ब्रेन का दुश्मन है, तो वहाँ जाके केमिकल रिलीज होती है, ब्लड के जो ब्लड डिग्रेड करती है वो केमिकल फिर जाके ब्रेन को इरिटेट करती है। तो लक्षण कैसे जाने? तो सडन मतलब अचानक क्या क्या हो सकता है? अचानक सिर में दर्द होना, किसी को कभी नहीं था और अचानक हो गया, बहुत सीवियर दर्द है, असहनीय है। उल्टी होना साथ में, उसके बाद मुंह का टेढ़ापन आना, जबान लड़खड़ाना, एक अंग में राइट साइड या लेफ्ट साइड, हाथ और पैर दोनों में, या पहले शुरू एक जगह से होगा फिर जल्दी हाथ पैर दोनों में, लकवा आना, पैरालिसिस होना या कमजोरी होना, सारे शब्द कम बेस करके एक साइड की पैरालिसिस, मुंह का टेढ़ापन मैंने आपको बताया, उसके बाद बेहोश हो जाना, गिर जाना, मिर्गी का झटका आना, ये कॉमन कॉजेज़ हैं और सिम्टम्स बहुत हैं। आप छोटे सिम्टम्स में अगर जाएंगे तो ब्रेन हैमरेज भी हुई या दूसरी वाली स्ट्रोक भी हुई, अचानक रोशनी बंद हो जाना या दिखने में कम लगना अचानक। अगर धीरे धीरे किसी को रोशनी जा रही तो आई के डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेंगे कि आप चश्मा ले लो। बट ये वाले जो चीज़ है, ब्रेन के पीछे के भाग में ऑक्सीपिटल लोब होता है जहाँ से कि रोशनी का सेंटर होता है, तो वहाँ पे अचानक कुछ हो जाएगा तो रोशनी अचानक जाएगी। तो अचानक अगर कुछ हो रहा है तो समझिए कि ब्रेन स्ट्रोक की तरफ मामला बढ़ रहा है। सर, ब्रेन ब्लीड का स्टेज क्या है और इससे हमको कैसे रोक सकते हैं इसको? जो कारण है, अगर उस कारण को आपने उपाय कर लिया तो आप रोक सकते हैं। कॉमन भाषा में, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो घर में बीपी नापने की मशीन ज़रूर रखें। और एक टिप देता हूँ मैं आज आपको, बीपी के मशीन डिजिटल होती है। बहुत लोग बोलते हैं सर तो बहुत ऊंचा नीचा रिपोर्ट देता है। हाँ देगा, आप जब जब नापेंगे अलग अलग देगा। आप क्या करें, जो डिजिटल मशीन है उसको 3 बार आप 1-1 मिनट के गैप पे 3 बार बीपी नापें और एवरेज कर लें। ऊपर वाला जो सिस्टोलिक है ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 कर लीजिए, उसी तरह डायस्टोलिक, जो नतीजा निकलता है एवरेज करके उसे आप रिकॉर्ड कर लें। और ऐसे लोगों को जिनकी बीपी अनस्टेबल है, बहुत ऊपर नीचे हो रही है, सुबह शाम नापें। अगर स्टेबल है बीपी आपका तो डेली नापें। अलग अलग टाइम पे नापें और डेट डाल दें, टाइम डाल दें, क्योंकि बहुत बार एक ही टाइम पे लोग नापते हैं, एक हैबिट में आ जाती है। ये जो बीपी है, शुगर है, इसकी डे में ऊपर नीचे वेरिएशन होती है, जिसको कि रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। बहुत बार लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने पूछा ब्लड प्रेशर नापे, हाँ अभी तो बाहर में नपाया था। डॉक्टर के क्लिनिक में जब आप जाते हो तो बहुत एंग्जाइटी होती, पता है डॉक्टर क्या बोलेंगे। सीढ़ी चढ़ के जाते हो, ट्रैवल करके आते हो और वहाँ बीपी नापते हो, निश्चित रूप से हाई आएगा और इमीडिएटली हाई बीपी का दवा चल जाएगा। शायद चलने की ज़रूरत थी कि नहीं थी। नॉर्मल कंडीशन में घर में खाना खाने के पहले, एक्सरसाइज वगैरह के पहले, काम वातावरण में, शांत वातावरण में आप बीपी नापें और उसकी चार्ट लेकर डॉक्टर के पास जाएं। तो जिसे भी बीपी है वो रेगुलर नापे घर पे। अब शुगर अगर है तो ग्लूकोमीटर है, ग्लूकोमीटर से आप रेगुलर बीपी शुगर नापिए और शुगर की चार्ट और बीपी की चार्ट दोनों लेके आप डॉक्टर के पास जाइए, तो उनको एक अच्छा वेरिएशन मिलेगा कि उनको दवा रात की बढ़ानी है कि सुबह बढ़ानी है, गोली से होगा कि इंसुलिन से होगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं। अब मोटापा है तो इस एक्सरसाइज, अभी सब लोग योगा
योगा स्ट्रेस भी कम करेगा, एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़्यादा होती है योगा में। और बाकी अगर किसी को पहले से कोई प्रॉब्लम है तो फिजियोथेरेपी करें। और जिनको डायग्नोज्ड है कि एक बार किसी फैमिली में स्ट्रोक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो भी हैं सबको लिमिट में लेके चलें। तो रेगुलर डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि स्ट्रेस कम करें, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना कि स्ट्रेस को जाके ले आ रहा है बाजार से, वो हो रहा है, तो ये आपको ढूंढना है कैसे उसको हम कम कर सकते हैं, ऐसे रास्ते निकालने होंगे। इन सब कारणों पर अगर आप ध्यान देंगे तो अगर ब्रेन स्ट्रोक है तब तो निश्चित रूप से दोबारा हो सकता है, तो आपको स्ट्रिक्टली करना होगा कंट्रोल। और नहीं है, खतरा है, एज बढ़ रहा है, ओल्ड एज भी हो रही है और सारे फैक्टर्स हैं, स्ट्रोक हो सकता है, तो रेगुलर चेकअप कराते रहें। कुछ लोग बोलते हैं मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं तो मैं क्यों चेकअप कराऊँ। 40 ईयर्स के बाद एक बार आइज़ की चेकअप और ये सब बेसिक हेल्थ चेकअप, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और सारी चीज़ों की चेकअप होती रहनी चाहिए। और साल में एक बार करें तो अच्छा है। और जिन लोगों का इंश्योरेंस है, शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम कि इंश्योरेंस में एक प्रोविज़न है कि आप साल में एक हेल्थ चेकअप करा सकते हैं फ्री विद इन दैट। ये बहुत लोगों को बताते नहीं लोग, तो ये जानकारी लोगों तक जानी चाहिए। वो अपने इंश्योरेंस एजेंट से बात करें कि भाई मुझे एक हेल्थ चेकअप इसमें इंक्लूडेड है, कहाँ कराऊँ मैं, जहाँ भी उनकी टाइप होती है वहाँ सब करा लें। तो ये रेगुलर चेकअप जरूरी है। सर, ब्रेन हेमरेज का इलाज कैसे किया जाता है? अभी बहुत सिंपल है। जो नली में ब्लॉकेज आ गई और ब्लड सप्लाई बंद है, तो ब्रेन बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। अगर ब्लड सप्लाई बहुत देर तक बंद हो गई तो वो फिर वापस जिंदा नहीं होगा। तो सिंपल लॉजिक है कि जो नली में क्लॉट फंस गया है उसे आप जल्दी से जल्दी हटाएं। कैसे हटाएंगे? खून पतला करने का दवाई डॉक्टर्स देते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं। लेकिन ये जो ऐसे सबसे पहला चीज़ है सिम्टम्स को पहचानना। बहुत बार क्या होता है, रात को मान लीजिए 2 बजे प्रॉब्लम हुई तो लोग अपने डॉक्टर को फ़ोन करेंगे, किसी दोस्त को फ़ोन करेंगे, फिर बोलेंगे थोड़ा सरसों तेल लगा लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा पानी पिला दो, थोड़ा जूस पिला दो, ऐसे कुछ चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अगर लक्षण को ठीक से पहचानते हैं, इमीडिएटली नज़दीक के ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे कि सीटी स्कैन की सुविधा हो। एक बात याद रखना होगा बहुत ज़रूरी, थ्रोम्बोलाइसिस प्रोग्राम एक होती है। अगर आप 3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में आपको एक विशेष प्रकार की इंजेक्शन मिल जाती है, तो ये जो नली का क्लॉट जो है उसको वो डिज़ोल्व कर देता है। जैसे आप ड्रेन जाम हो जाती है तो कैसे आप डालते हैं कुछ केमिकल ड्रेन एक्स टाइप की चीज़, ये दवाई वहाँ जाके उसको गला देता है और खून की प्रवाह फिर से स्थापित हो जाती है और खून पतला भी हो जाता है, तो दूर तक चला जाता है थोड़ी देर के लिए भी। अब ये समझिए कि जितनी देर तक अगर वो ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा उतना डेड होगा। तो मतलब जितना जल्दी आप ये काम कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 3 घंटे के अंदर ये इंजेक्शन मिल जाए। अब 3 घंटे में पहले घंटे जिसको इंजेक्शन मिल जाएगी उसको रिकवरी बहुत ज़्यादा होगा, जल्दी होगा। तीसरे घंटे जिसको मिला उतने तो समझिए कि वो मृत हो गए उतने सेल्स। और तो ये तो इश्कीमिक वाले 3 घंटे के अंदर। अभी 3 से 4.5 घंटे के अंदर के भी गाइडलाइंस आ गई है, वहाँ भी किया जा सकता है, लेकिन वही है रिज़ल्ट देर से अच्छा नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए माइल्ड स्ट्रोक है और 3 घंटे 4.5 घंटे के बाद आप हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं, तो खून पतला करने की दवाइयाँ दी जाएंगी और जितने सारे कारण मैंने बताए हैं इन सारे रिपोर्ट्स चेक की जाएगी। सीटी स्कैन अगर ज़्यादा है तो हॉस्पिटल में भर्ती होना है, वहाँ पे कुछ दवाइयाँ चलती हैं ब्रेन को रिकवरी करने के लिए। ब्रेन एक बार डेड हो जाती है तो वापस नहीं आती, तो ये सब पहले और जल्दी करना है। दूसरी वाली जिसमें कि ब्रेन हैमरेज है, छोटे ब्रेन हैमरेज में कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर वही हाई ब्लड प्रेशर से हुआ है तो बीपी कंट्रोल करें, कुछ मेडिसिन दें जो कि कन्वल्शन को रोकेंगे, उल्टियाँ आएंगी उसको रोकना है, मतलब जो कॉम्प्लिकेशंस है ब्रेन स्ट्रोक या लकवा के बाद उसको रोकना है। करवट कराना है, फिजियोथेरेपी करानी है, बेड सोर रोकना है, यूरिन में इन्फेक्शन रोकना है, चेस्ट का इन्फेक्शन रोकना है। ये सब सपोर्टिव केयर जहाँ पे अच्छा केयर हो, जहाँ पे कि न्यूरो की सेटअप हो, वहाँ पे पेशेंट्स को जानी चाहिए। और अगर बड़ा क्लॉट है तो ऑपरेशन करके उस क्लॉट को बाहर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो क्लॉट है वो ब्रेन के ऊपर दबाव डाल रहा है। ब्रेन का मुख्य भाग सेंटर में होता है जिसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, उसके ऊपर अगर प्रेशर बढ़ गया तो हार्ट की रेट वहीं से चलती है, सांस का सेंटर वहीं पे है, तो अचानक पेशेंट अरेस्ट में चला जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाती है। तो ये क्लॉट को ऑपरेट करके बाहर निकाल देना है।
कुछ ऐसे क्लॉट्स हैं जो कि ब्रेन के काफ़ी अंदर है, वो ऑपरेशन में तो काट के आप अंदर जाएंगे तो और डैमेज होगा। इसमें मिनिमली इन्वेजिव न्यूरो सर्जरी कारगर होती है, स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी होती है। उसमें क्या करते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा सीटी स्कैन में XYZ कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं और वो पॉइंट्स आ जाते हैं, और ओटी में एकदम एक पतले से होल से एक फाइन कैथेटर वहाँ चली जाती है, पाइप, और फिर खून पतला करने की दवा दी जाती है। वो खून वहाँ से गल के निकलने लगता है, तो बड़ा सा क्लॉट धीरे धीरे करके छोटा हो जाता है। तो प्रेशर कम हो गया, आपने ब्रेन खोला नहीं, आपने ब्रेन को छुआ नहीं, ब्रेन को कोई तकलीफ नहीं हुई, ब्रेन में सूजन कम रहेगी, मिनिमली इन्वेजिव। और ये बड़ा सा क्लॉट धीरे धीरे अपने आप छोटा हो जाए, कितना बढ़िया चीज़ है। लेकिन ये टाइम पे होनी चाहिए, और स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी से कहते हैं। दूसरी एक होती है एंडोस्कोपिक, उसमें एंडोस्कोप डाल के ब्रेन के अंदर और क्लॉट को सक कर लेते बाहर। वॉल्यूम आपने कम कर दिया, और बाकी ट्रीटमेंट फिर आप जैसे ब्रेन स्ट्रोक के लिए करते हैं उसी तरह करना चाहिए। ये 2-3 सर्जिकल मेथड्स हैं, और लेकिन सारे चीज़ टाइम पे होनी चाहिए। बहुत बार एक हॉस्पिटल से 2 दिन बाद दूसरे हॉस्पिटल, फिर तीसरे हॉस्पिटल, फिर वहाँ पहुँचे जहाँ पे ये काम होता है, तब तक इतना देर हो जाता है कि वहाँ के डॉक्टर अगर सजेस्ट भी करते हैं तो अगर किया भी तो रिज़ल्ट अच्छी नहीं आएगी, तो लोगों का कहना होता है इसमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता। टाइम पे अगर आपने अप्रोच किया, सही जगह किया जहाँ ये काम होता है, बड़े सेंटर में जाए जहाँ पे न्यूरो की पूरी सेटअप होती है, वहाँ पे ऐसे काम हो तो रिजल्ट डेफिनेटली अच्छी होती है। सर, इससे इसका रिकवरी रेट क्या है? क्या इसको हम रिकवर कर सकते हैं ब्रेन हेमरेज को? ब्रेन हेमरेज को रिकवर नहीं कर सकते। ब्रेन हेमरेज एक घटना है, दुर्घटना हो गई, उसके कारण जो ब्रेन को डैमेज हो रहा है, आप जितना छोटी छोटी जो क्लॉट्स होते हैं जिससे कि प्रेशर ब्रेन में नहीं हो रहा है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऑपरेशन नहीं करना है। वॉच करते हैं हम लोग 2-3 दिन में, सीटी स्कैन करते हैं, अगर बढ़ा फिर थोड़ा बढ़ा, फिर भी प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं करना है। बड़ा हो गया तो फिर हमको सर्जरी करनी है। छोटे ब्लीड जो होते हैं वो बहुत अच्छा रिकवर करते हैं, जल्दी रिकवर कर जाते हैं क्योंकि ब्रेन की डैमेज कम हुई। बड़े क्लॉट जो होते हैं वो ब्रेन को ज़्यादा डैमेज करते हैं, तो रिकवरी देर से होती है और पूरी नहीं होती है। बहुत बार आपने देखा होगा लोग ब्रेन हेमरेज से उनकी डेथ हो जाती है, या फिर सर्वाइव करते हैं तो लंगड़ा के चलते हैं। एक साइड जो कमज़ोर रहती है 6 महीने साल भर में उसमें ब्रेन हाथ पैर में रिकवरी आती है, थोड़ा बोलना भी शुरू करते हैं। अगर ब्रेन के लेफ्ट भाग में अगर क्लॉट हुई है तो स्पीच सेंटर डैमेज हो जाएगी और दाहिना हाथ पैर में कमजोरी आएगी। लेकिन अगर क्लॉटिंग राइट साइड में है तो स्पीच बच जाएगी। तो राइट साइड वाले हेमरेज अच्छे होते हैं क्योंकि बायां हाथ पैर कमज़ोर होता है और आदमी बात कर पाता है, तो ये तो ठीक है। लेकिन बात नहीं कर पाना और दाहिना साइड काम नहीं कर पाना ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है क्योंकि लोग मोस्टली राइट हैंडेड होते हैं। तो रिकवरी डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ डैमेज टू द ब्रेन। सर, आजकल देखा जा रहा है हार्ट अटैक जैसे किसी भी एज में आ जा रहा है, तो क्या ब्रेन हेमरेज के लिए भी कोई एज है या फिर किसी भी एज में आ सकता है ये? आज से 20, 25, 30 साल पहले हार्ट अटैक भी ओल्ड एज की ही बीमारी मानी जाती थी। अभी आपने सही कहा है और लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि अब ब्रेन अटैक चाहे वो इश्केमिक ब्रेन हो चाहे हेमरेजिक हो, ये कम एज में होने शुरू हो गए हैं। और हम लोगों ने 20 से 30 साल के लोगों में भी हाइपर टेंशन वाली ब्लीड देखना शुरू कर दिया है। मतलब कि तनाव समाज में चरम सीमा पे है और लोग इससे कैसे निजात पाएँ उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, अगर हम क्या मतलब आप 5 पॉइंट अगर हम बात करें लोगों को बताने के लिए कि क्या करें लोग कि अपने ब्रेन को ज़्यादा हेल्दी रखें और अच्छे से रखें? इस पे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस बहुत जगह से आते रहते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको स्ट्रेस कम करना है। इसलिए आप कभी ऐसे लोगों के साथ समय बिताना कोशिश करें जो कि आपकी डे टू डे जो साइकिल होती है 24 घंटे एक ही बात कर रहे हो, तो उससे थोड़ा ब्रेक मिलना चाहिए। सो मे बी अगर मैं कहूँ कि अपने प्रोफेशन के अलग लोगों से मिलिए, ताकि नहीं तो दिन भर फिर वही प्रोफेशन की बात हो। एक तो छोटी टिप है। दूसरी, जैसे मॉर्निंग वॉक लोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। बहुत बार ठंड के समय में ब्रेन हेमरेज ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो ठंड में निकल जाते हैं, उनको लगता है टोपी और कोट और जैकेट से प्रोटेक्शन मिलेगी। मेरा सलाह है कि धूप निकलने के बाद वॉकिंग करें। लोगों का कहना है कि धूप निकल जाएगी फिर तो मुझे ऑफिस जाना है, फिर ऐसे समय करें जबकि आपको ठंड का प्रकोप कम हो। दूसरी चीज़ है खान पान की रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है और रेगुलर आप हेल्थ चेकअप्स भी कराते रहें। फ्रूट्स ज़्यादा लें, स्मोकिंग अल्कोहल कम करें, फैटी अगर लीवर है या फिर अगर मोटापा है तो उसके ऊपर कम करें, कैलोरीज कम करें, वर्कआउट ज़्यादा करें। और ये जिस दिन लोग समझ जाते हैं
लोग कर लेते हैं, वही लोग ब्रेन स्ट्रोक के बाद वो सारी कुछ चीज़ कर लेते हैं जो पहले कर सकते थे लेकिन बाद मजबूरी में करते हैं। तो ये सारे प्रिवेंशन अगर पहले कर रहे हैं तो शायद स्ट्रोक की जो घटनाएं हो रही हैं समाज में बहुत कम हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आपसे सर इतनी सारी जानकारियाँ प्राप्त कर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।